पल के लिए ज़रतशा उसकी बात को महसूस करने लगी जैसे कोई अपना हो, कोई हिम्मत नहीं जीने की। लेकिन बस चंद पल के लिए, अगले ही लम्हे उसे मादी की तलखियों ने आन घेरा। अपनी इज़्ज़त को कोई सरेआम नीलाम नहीं करता। तुमने मुझे सबके सामने टॉर्चर किया, मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया, और ऐसे शख्स से मैं किसी किस्म की तवक्को नहीं रख सकती। मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो तुम, मगर ये भूल गए कि मोहब्बत की पहली शर्त इज़्ज़त होती है, जो तुमने मुझसे छीन ली है। पूरी यूनिवर्सिटी में मेरा तमाशा बना कर रख दिया है और कहते हो मैं तुम्हारी इज़्ज़त हूँ। रहने दो तुम समीर, ऐसी इज़्ज़त मुझे नहीं चाहिए जो मुझे अपनों से ही दूर कर दे। बेहतर यही है कि तुम मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ दो और मुझे भी छोड़ दो। उस तल्लुक़ को यहीं ख़त्म कर दो, मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। समीर ने उसकी बात को जवाब नहीं दिया। ज़रतशा की बातों पर उसे शदीद हैरत हुई। उसने जीप सड़क के किनारे रोक दी। चंद पल बेयकीनी से ज़रतशा को देखता रहा। मेरी मोहब्बत हो तुम, बस इतना जानता हूँ मैं। तुम्हें हासिल करने का मेरा तरीका गलत था, मगर मेरी नीयत में और मेरी मोहब्बत में कोई खोट नहीं है। तुम मेरा यकीन करो या ना करो, तुम्हारी मर्ज़ी, मगर ये तल्लुक़ मैं ख़त्म नहीं कर सकता। बस आज आखिरी बार तुमसे मिल रहा हूँ। एक बार मेरे घर वालों से मिल लो और फिर तुम्हारी मर्ज़ी, जो तुम चाहोगी वही होगा। ये तल्लुक़ मेरे मरने के बाद ही ख़त्म होगा, बस ये याद रखना। ज़रतशा सोचो कि समुंदर में डूबी समीर को देखने लगी, मगर समीर ने दोबारा उसकी तरफ नहीं देखा। उसने फिर से जीप स्टार्ट कर दी और जीप की रफ्तार बढ़ा दी। 2 घंटे बाद जीप एक गांव में दाखिल हुई। हर तरफ लहलहाते खेत, खूबसूरत बाग, हल्का हल्का सा अंधेरा छाने लगा। सूरज गुरूब होने वाला था। किसान अपने घरों को वापस लौट रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। एक पल के लिए तो ज़रतशा उस मंजर में खो सी गई। समीर के हाथ देने पर गेट खोल दिया गया। जीप गेट के अंदर दाखिल हुई और गेट कीपर ने जल्दी से गेट बंद कर दिया। घर आ गया, चले अंदर। समीर की आवाज़ पर ज़रतशा चौंक कर जीप से नीचे उतर गई। समीर का लहजा अब भी संजीदा था। वो अपना बैग उठाए और दुपट्टा अच्छी तरह सर पर सेट करती हुई समीर के साथ चलती गई। ये घर का पिछला गेट था। वो दोनों चलते हुए घर के अगले हिस्से की तरफ बढ़े, जहाँ सब लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। समीर भाई, एक लड़की भागती हुई समीर की तरफ बढ़ी। ये मेरी छोटी बहन है हिना। समीर अपनी बहन के सर पर हाथ रखते हुए बोला। और हिना, ये मेरी ज़रतशा भाभी है ना। आपको बताने की ज़रूरत नहीं, ये तो बिल्कुल वैसी ही हैं जैसा कि आपने बताया था। मेरा मतलब बहुत प्यारी है। इससे पहले कि समीर ज़रतशा का तारुफ करवाता, वो खुद ही सब कुछ बोलती चली गई। वो ज़रतशा के गले लग गई। भाभी कैसी हैं आप? हम सब आप दोनों का ही इंतज़ार कर रहे थे सुबह से। ज़रतशा ने बस मुस्कुराने पर इत्तफाक किया। समीर के वालिदैन भी वहाँ पहुँचे। समीर उनकी तरफ बढ़ा। समीर से मिलकर वो दोनों एक साथ ज़रतशा की तरफ बढ़े। ज़रतशा बहुत झिझक रही थी। उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। समीर के वालिद ने आगे बढ़कर ज़रतशा के सर पर हाथ रखा और मुस्कुरा दिए। उसके बाद समीर की अम्मी आगे बढ़ी और उसे गले से लगा लिया। ज़रतशा के लिए ये सब कुछ नया सा था। माँ का प्यार तो उसने कभी महसूस ही नहीं किया था, और उसे नहीं याद कि बाबा के गुजरने के बाद किसी ने इस तरह उसके सर पर शफ़क़त से हाथ रखा हो। उन्होंने ज़रतशा का माथा चूमा और उसे लिए अंदर चली गई। आओ बेटा, अंदर चलो। ज़रतशा उनके साथ अंदर की तरफ चल पड़ी। उसके लिए एक एक कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। उसने समीर की तरफ देखा, मगर वो अपनी बहन के साथ बातों में मसरूफ़ था। हिना ने जब से ज़रतशा को देखा, बस उसकी तारीफ़ों के पुल बांध रही थी। समीर मुस्कुराते हुए उनकी बातों का जवाब देते हुए अंदर की तरफ बढ़ा। हिना, जाओ भाभी को उसके कमरे में ले जाओ, मुँह हाथ धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। जी अम्मा। हिना खुशी खुशी ज़रतशा को लिए समीर के कमरे की तरफ बढ़ी। भाभी, ये रहा आपका कमरा। लेकिन ये तो समीर का कमरा है, मैं कैसे यहाँ रह सकती हूँ? अरे भाभी, अब भाई का कमरा ही आपका कमरा है, भूल गई क्या आप? आपका निकाह हुआ है मेरे भाई से। हुआ नहीं, ज़बरदस्ती करवाया है तुम्हारे भाई ने। ज़रतशा मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाई। हाँ, मगर अब शादी तो नहीं हुई ना, तो मुझे भाभी मत बोलो। हिना, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। उसकी बात पर हिना ने खैखा लगाया। ना बाबा, ये मुझसे नहीं होगा। आप मेरी इकलौती भाभी हैं, आपको भाभी नहीं बोलूँगी तो और किसको बोलना है? और जहाँ तक कमरे की बात है, तो आज इस कमरे में आप रहेंगी और भाई के लिए दूसरा कमरा सेट करवा दिया है अम्मा ने। शुक्र है। ज़रतशा ने सुख का सांस लिया। तो ठीक है भाभी, आप हाथ मुँह धोकर नीचे आ जाएं, तब तक मैं अम्मा की मदद करवा दूँ खाना लगाने में। ज़रतशा ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया तो हिना कमरे से बाहर निकल गई। ज़रतशा वॉशरूम की तरफ बढ़ गई, बाद में कमरे में ही बैठ गई। किसी के इंतज़ार में थी कि कोई आए और उसके साथ नीचे जाए। उसे खामखा झिझक सी महसूस हो रही थी। आखिर कुछ देर बाद समीर कमरे में दाखिल हुआ। ज़रतशा, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं।
समीर की आवाज़ पर वो सोफे से उठकर बाहर की तरफ बढ़ी। पता नहीं क्यों तुम मुझे अपने घर वालों से मिलवाने ले आए हो। हमारा रिश्ता कोई इतना ख़ास तो नहीं। और क्या तुम्हारे माँ बाप जानते नहीं तुमने किस तरह निकाह किया है मुझसे? कमाल है, बेटे को कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। कैसा ज़माना आ गया है। बेटी पसंद की शादी करे तो गुनाह और बेटा करे तो गलती समझकर माफ़ कर दिया जाता है। ज़रतुशा चलती हुई मुँह ही मुँह में बड़बड़ाती जा रही थी। दोनों डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ के, आओ बेटा खाना शुरू करो, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। समीर की अम्मी ज़रतुशा के लिए पुलाव प्लेट में डालने लगी। ये लो बेटा, जितना दिल चाहे खाओ, सब कुछ है, जो अच्छा लगे खाओ। वो मुस्कुराकर ज़रतुशा के सर पर शफ़क़त से हाथ फेरती हुई वापस अपनी कुर्सी पर चली गई। सब ने खाना शुरू कर दिया। ज़रतुशा ने समीर की तरफ देखा मगर वो सर झुकाए खाना खाने में मसरूफ़ था। ज़रतुशा अपनी इतनी आवभगत पर शर्मिंदा सी हो रही थी। भाभी कुछ चाहिए? ज़रतुशा को समीर की तरफ देखते हुए देखा तो हिना बोल पड़ी। हिना की बात पर समीर ने सर उठाकर ज़रतुशा की तरफ देखा। क्या हुआ, कुछ चाहिए? समीर ने सवाल कर डाला। जी वो दरअसल मुझे मटन से एलर्जी है तो मैं ये पुलाव नहीं खा सकती। अगर कुछ और, मेरा मतलब सब्ज़ी बनी है तो। ज़रतुशा शर्मिंदा सी बोल रही थी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, सब कुछ बना है, ये रही सब्ज़ी। बिना झिझक बताओ बेटा, जो भी खाना है। ये तुम्हारा अपना घर है, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। ज़रतुशा ने मुस्कुराते हुए सालन का बाउल अपनी तरफ किया और खाने में मसरूफ़ हो गई। खाना खाने के बाद समीर अपने बाबा के साथ बाहर लॉन में चला गया जबकि हिना बर्तन समेटने में मसरूफ़ हो गई। ज़रतुशा ने उसका हाथ बटाना चाहा मगर समीर की वालदा ने उसे मना कर दिया। ज़रतुशा चुपचाप टीवी लॉन्च में बैठ गई। ये सब कुछ अच्छा भी लग रहा था और अजीब भी। अगर किसी को मेरे हॉस्टल से गायब होने का पता चल गया तो क़यामत आ जाएगी। ये सब ठीक नहीं है। मुझे जल्द अज जल्द हॉस्टल पहुंचना होगा। समीर से बात करनी पड़ेगी मगर उसके तो मजाज ही नहीं मिल रहे। इतना रूखा सा रवैया है आज उसका मेरे साथ। खैर जो भी हो, मुझे समीर से बात करनी ही होगी। मैं मानती हूँ कि ये सब बहुत अच्छे हैं मगर मैं यहाँ नहीं रुक सकती। आए भाभी, आपको कुछ दिखाऊं। हिना की आवाज़ पर वो सोचों के समुंदर से बाहर निकली और उसके साथ चल दी। आए भाभी, ये मेरा कमरा है, आप बैठे यहाँ, आपको कुछ दिखाती हूँ। वो ज़रतुशा को बेड पर बिठाती हुई अलमारी की तरफ बढ़ी। ये देखें भाभी, हमारी बचपन की यादें। वो एक मोटा सा फ़ोटो एल्बम लेकर ज़रतुशा की तरफ बढ़ी। ये भाई के बचपन की तस्वीरें हैं। ये देखें, हम मरी गए थे। ये हम लोग चाचू की शादी पर गए थे। ये देखें, यहाँ भाई सब कज़न के साथ हैं। और ये हैं स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक की तस्वीरें। हिना ने एक दूसरा एल्बम उसकी तरफ बढ़ाया। मगर यूनिवर्सिटी लाइफ तो अभी भी चल रही है ना समीर की? ज़रतुशा चौंक कर बोली। जी भाभी, आप ये देखें, मैं आती हूँ, अम्मा आवाज़ दे रही हैं मुझे। वो उजरत में कमरे से बाहर निकल गई। तब ही समीर कमरे में दाखिल हुआ। ज़रतुशा के हाथ में एल्बम देकर उसकी तरफ बढ़ा और उसके हाथ से एल्बम ले लिया। ये सब क्या हो रहा है? ये हिना के सारे काम उल्टे ही क्यों होते हैं? वो दोनों एल्बम उठाकर अलमारी की तरफ बढ़ा। ऐसा भी क्या था इस एल्बम में जो तुमने मुझे देखने नहीं दिया? ज़रतुशा गुस्से से समीर के पास आ रुकी। ज़रतुशा के अचानक सवाल पर समीर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुमसे मतलब? वैसे भी तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मेरी तस्वीरें क्यों देख रही थी? मैं नहीं देख रही थी, तुम्हारी बहन मुझे खुद दिखा रही थी। तो तुम ना देखती, आंखों पर पट्टी बांध लेती। मैं क्यों करूँ ऐसा? सब जानती हूँ मैं। तुमने मुझसे वो एल्बम क्यों वापस दिया? क्या जानती हो तुम? ज़रतुशा की बात पर समीर चौंक कर बोला। यही कि बचपन में तुम बिल्कुल भी प्यारे नहीं थे, मोटे मोटे गाल और इतना बड़ा पेट। ज़रतुशा हंस रही थी। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? समीर को जैसे अफसोस हुआ ज़रतुशा के हंसने पर। हाँ शायद। ज़रतुशा बस इतना ही बोल सकी और फिर से हंसने लगी। गोलू मोलू सो क्यूट। ज़रतुशा आगे बढ़कर समीर की गाल खींचते हुए बोली। समीर को हैरत का झटका लगा। ज़रतुशा से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी उसे। उसने ज़रतुशा के दोनों हाथ थाम लिए और एक हाथ उसकी कमर पर रखते हुए उसे अपने करीब किया। ये सब इतनी अचानक हुआ कि ज़रतुशा की हंसी को ब्रेक लगी। समीर, ये क्या बदतमीज़ी है? अब बोलो, क्या कह रही थी? अब खींचो गाल मेरे। वो बहुत क्यूट लगता हूँ ना मैं तुम्हें? वो बचपन था, तब मैं प्यारा नहीं था मगर अब क्या ख्याल है मेरे बारे में? क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? मैं तो बस मजाक कर रही थी समीर, प्लीज़ छोड़ दो मुझे। नहीं, तुम फिर से मेरे गाल खींचो और बोलो गोलू मोलू जैसे बोल रही थी। सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम बचपन में बहुत प्यारे थे। ज़रतुशा घबराते हुए बोली। उसे डर था कि कहीं हिना ना आ जाए और समीर की इतनी गुर्बत उसे
आनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। और अब झूठ नहीं हूँ क्या? नहीं समीर, अब भी बहुत हैंडसम हो, अब तुम छोड़ दो मुझे। हिना की बात पर समीर ने उसे छोड़ दिया और वो कुछ बड़बड़ाती हुई आ रही थी। जर्तिशा तेज़ी से अपनी जगह पर वापस बैठ गई और समीर सोफ़े के तरफ बढ़ गया। भाई आप यहाँ बैठे हैं और अम्मा आपको बाहर ढूंढ रही हैं। हाँ मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा था तो सोचा यहाँ देख लूँ, लेकिन फ़ोन तो आपके हाथ में है भाई, पता नहीं कहाँ गुम है आप। फ़ोन आपके पास है और आप यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं। नहीं मेरा मतलब था चार्जर। समीर खुद को रिलैक्स जाहिर करते हुए बोला। हाँ चार्जर आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरा यहाँ है, वो दे देती हूँ आपको। हाँ जल्दी दे दो, मुझे एक ज़रूरी कॉल आने वाली है। जी भाई ये लें। हिना ने चार्जर उसकी तरफ बढ़ाया तो वो एक नज़र जर्तिशा पर डालते हुए बाहर की तरफ बढ़ा, फिर अचानक वापस पलटा। तुम यहाँ क्या कर रही हो हिना? जाओ जर्तिशा को घर दिखाओ अच्छी तरह, यहाँ बैठकर फजूल तस्वीरें दिखाने से बेहतर है। भाई वो आपकी तस्वीरें थी, खैर आपको फजूल लगती हैं तो क्या कह सकती हूँ मैं। आए भाभी मैं आपको घर दिखाऊँ। वो दोनों कमरे में से बाहर निकल गई और समीर भी। भाभी ये साथ वाला घर चाचू का है, हम सुबह मिलने जाएंगे। वैसे कोई है जो आपको देखकर बिल्कुल खुश नहीं होने वाला? कौन? जर्तिशा हैरान होते हुए बोली। वो देखें आ रही हैं आफत, चाचू की बेटी निदा। लेकिन वो मुझे देखकर खुश क्यों नहीं होगी? जर्तिशा को हिना की बात कुछ अजीब सी लगी, क्योंकि वो भाई को पसंद करती है और भाई ने आपसे निकाह कर लिया। इसी बात पर जब उसे पता चला है तब से बात बात पर मुझसे झगड़ने लगती है और चच्ची का भी मुंह बना हुआ है। ये लड़की कौन है? निदा उनके पास आकर रुकी। ओह निदा तुम? हाँ ये है मेरी, मतलब हमारी भाभी जर्तिशा, समीर भाई की बीवी। और भाभी ये है निदा, है मेरी कज़न चाचू की बेटी। अस्सलाम वालेकुम। जर्तिशा ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया मगर निदा ने हाथ मिलाना गवारा नहीं किया। समीर कहाँ है? वो जर्तिशा को इग्नोर करते हुए गुस्से से बोली। वो तो अपने कमरे में है। हिना कंधे उचकाते हुए बोली। निदा एक गुस्सीली नज़र जर्तिशा पर डालते हुए आगे बढ़ गई। जर्तिशा ने शर्मिंदगी से हाथ वापस खींच लिया। उसे निदा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। बहुत बदतमीज़ है। ये छोड़ें आप इसको भाभी, आप अपने कमरे में जाकर आराम करें। जर्तिशा सर हिलाती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, सामने का मंजर देखकर चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। निदा आंसू बहाते हुए समीर का हाथ थामे खड़ी थी और समीर उसके हाथ पर हाथ रखकर कुछ बोल रहा था। जर्तिशा की बर्दाश्त बस यही तक थी। वो दरवाज़ा नॉक करते हुए अंदर दाखिल हो गई, जो अब तक दरवाजे में खड़ी चुपचाप सब देख रही थी। समीर ने निदा का हाथ छोड़ दिया। निदा तुम जाओ यहाँ से, हम इस बारे में सुबह बात करेंगे। नहीं आप लोग बात कर लें, मैं बाद में आती हूँ। जर्तिशा गुस्से से बाहर की तरफ बढ़ी। समीर तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। निदा ने समीर को जर्तिशा के पास जाते देखा तो गुस्से से वहाँ से चल पड़ी। जर्तिशा तुम जाओ कमरे में आराम करो, समीर उसका रास्ता रोकते हुए बोला। नहीं तुम कर लो बातें जी भरकर अपनी पुरानी महबूबा से। जर्तिशा पास से गुजरती निदा को देखते हुए। क्या मतलब पुरानी महबूबा? समीर को हैरत हुई जर्तिशा की बात पर। कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ सोने और प्लीज़ सुबह मुझे हॉस्टल छोड़ देना, मज़ीद यहाँ रुकना नहीं चाहती मैं। वो गुस्से से कमरे की तरफ बढ़ गई। समीर भी उसके साथ कमरे में पहुँच गया। बाजू से खींचते हुए जर्तिशा का रुख अपनी तरफ किया। ये क्या बोला तुमने? वही जो तुमने सुना। निदा तुम्हारी महबूबा, तुम दोनों शादी करना चाहते थे ना? क्या बोल रही हो तुम जर्तिशा? मेरा सब्र का इम्तहान मत लो। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं निदा को छोटी बहन की तरह समझता हूँ और तुम क्या समझ बैठी हो? वो मुझसे शादी करना चाहती थी, मैं नहीं। और अगर मुझे उससे शादी करनी होती तो तुमसे निकाह ना करता। पता नहीं क्या क्या फजूल बातें सोचती रहती हो तुम। मैं फजूल बातें सोचती हूँ और तुम जो उसके हाथ अपने हाथों में लिए खड़े थे वो क्या था? जर्तिशा बस कर दो, मैं तो बस उसे समझा रहा था। रहने दो, मुझे मत समझाओ। जाओ यहाँ से, मुझे सोना है। ठीक है जा रहा हूँ मैं, सुबह छोड़ दूँगा तुम्हें यूनिवर्सिटी, जो समझना है समझती रहो। समीर गुस्से से बोलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। जर्तिशा भी कमरे का दरवाज़ा बंद करती हुई सोने के लिए लेट गई। नींद नहीं आ रही थी उसे। काफ़ी देर से तक सोने की कोशिश करती रही, फिर खिड़की के पास रुक कर आंसू बहाने लगी। सामने लगी समीर की तस्वीर पर नज़र पड़ी तो मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया, ऐसे जैसे समीर सामने हो। तस्वीर पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो? सामने हूँ
मुझ पर निकालो गुस्सा। समीर की आवाज़ पर लतिशा ने पलट कर उसकी तरफ देखा और फिर से खिड़की से बाहर देखने लगी। अब रो क्यों रही हो? एक तो हर वक्त तुम रोने को तैयार रहती हो। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम मत करो बात, मगर ये रोना भी बंद कर दो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगी हो। ऐसा भी कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकती। तो फिर मेरे लिए रो क्यों रही हो? मैं तुम्हारे लिए नहीं रो रही, अपने आप के लिए रो रही हूँ, अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। क्या हुआ तुम्हारी किस्मत को? इतना हैंडसम हम सफ़र लिखा गया है तुम्हारी किस्मत में। इतना प्यार करने वाले माँ बाप और एक छोटी बहन मिल गई तुम्हें, और क्या चाहिए? लतिशा गुस्से से समीर की तरफ पलटी। तुम्हें हर बात मजाक लगती है ना समीर? नहीं, हर बात मजाक नहीं लगती मुझे, मगर मैं गमों को झेलने का हुनर रखता हूँ। मैं हूँ तुम्हारे साथ, तो तुम फिक्र क्यों करती हो? तुम साथ हो इसी बात की तो फिक्र है। तुम नहीं जानते मेरे भाइयों को, वो गैरत के लिए सर काट भी दे सकते हैं और कटवा भी सकते हैं। लतिशा, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। इधर देखो मेरी तरफ। समीर ने उसका बाजू थामते हुए रुख अपनी तरफ मोड़ा, मगर लतिशा ने फिर से मुँह दूसरी तरफ मोड़ लिया। मुझे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, जैसा तुम्हारी मर्ज़ी। समीर गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया। वो कुछ देर यूं ही खिड़की के पास रुकी रही, फिर आकर सोने के लिए लेट गई। सुबह खिड़की से अंदर आती सूरज की रोशनी से आंख खुली तो उठकर तेज़ी से वॉशरूम की तरफ बढ़ी। मुंह हाथ धोकर नीचे पहुंची तो समीर की अम्मी और बहन बाहर लॉन में बैठी थी। लतिशा उनको सलाम करती हुई कुर्सी पर बैठ गई। हिना जाओ भाभी के लिए नाश्ता ले आओ। माँ के कहने पर हिना चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए अंदर की तरफ बढ़ गई। वो मैं रात को काफ़ी देर जागती रही, इसी वजह से देर से आँख खुली, वरना मैं जल्दी उठ जाती हूँ रोज़ाना। लतिशा ने जैसे सफाई पेश करना चाहिए अपनी गलती पर। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है कभी कभी ऐसा, जब किसी नई जगह पर जाएं तो। तुम आराम से नाश्ता कर लो, फिर तैयार हो जाना। ड्राइवर तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ देगा। ड्राइवर क्यों आंटी? समीर कहाँ है? लतिशा के चेहरे पर परेशानी छा गई ड्राइवर का सुनकर। समीर तो चला गया सुबह। उसने कहा मुझसे कि जब तुम उठ जाओ तो तुम्हें ड्राइवर के साथ भेज दूँ। मगर आंटी, मैं ड्राइवर के साथ कैसे जा सकती हूँ? तुम फिक्र मत करो बेटा, समीर इतना गैर जिम्मेदार नहीं है। ये ड्राइवर बरसों से हमारे साथ है। फिक्रमंदी वाली कोई बात नहीं और ना ही डरने की ज़रूरत है। तुम फिक्र मत करो, आराम से नाश्ता करो। ये ले भाभी, गर्मा गर्म नाश्ता। हिना ने मुस्कुराते हुए खाने की ट्रे लतिशा के सामने रखी। लतिशा का जहन बस समीर पर ही अटक कर रह गया। वो बेदिली से नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गई। समीर मुझे ड्राइवर के भरोसे छोड़कर कैसे जा सकता है? मतलब उसने ऐसा सोच भी कैसे लिया? खैर जो भी हो, मुझे यहाँ से जाना है बस। समीर मेरे साथ जाए या ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाश्ता करने के बाद लतिशा बर्तन उठाने लगी, मगर हिना ने उसके हाथ से बर्तन ले लिए और किचन की तरफ बढ़ गई। दिल का बुरा नहीं है मेरा समीर, बस गुस्से का ज़रा तेज़ है। अपनी मनमानी का आदी है, बचपन से ऐसा ही है। उसने हमेशा वही किया जो उसका दिल चाहा। जब उसने हमें इस निकाह के बारे में बताया तो हमें बहुत अफसोस हुआ, मगर अब क्या कर सकते थे। हम निकाह जो हो चुका था। मुझे बहुत अफसोस है इस बात पर कि अगर हो सके तो मेरे बेटे को माफ़ कर दो। जो भी हुआ, अब तुम दोनों के दरमियान एक रिश्ता है, वो रिश्ता जो दुनिया का सबसे पाक और खालिस रिश्ता है। उसे भी बहुत समझाया है कि अपने गुस्से पर काबू करना सीख ले अब, और तुम्हें भी यही समझाऊंगी कि उसे इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लो। जो होना था वो तो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। जैसे ही तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल होगी, हम सब खुद तुम्हारे घर जाएंगे और तुम्हारे भाइयों से बात करेंगे। सब ठीक हो जाएगा, बस तुम दिल लगा कर अपनी पढ़ाई करो। लेकिन अगर मेरी पढ़ाई से पहले ही मेरे घर वालों को इस निकाह का पता चल गया तो? लतिशा जो अब तक खामोश से सब सुन रही थी, आखिर बोल ही पड़ी। मेरी इज़्ज़त, मेरे ख्वाब, तो सब कुछ खाक में मिला दिया आपके बेटे ने। हर वक्त एक डर सा लगा रहता है दिल में कि कहीं मेरे भाइयों तक ये खबर ना पहुंच जाए। मेरी जान हर वक्त सूली पर लटकी रहती है। 1 हफ़्ता हो गया इस निकाह को, और इस 1 हफ़्ते में मुझे किन हालात से गुजरना पड़ रहा है बस मैं ही जानती हूँ। मेरे लिए वबाले जान बन गया है ये रिश्ता। बस अपनी अना और ज़िद में आकर समीर ने मेरी इज़्ज़त का सौदा कर डाला। आने वाले वक्त में क्या इंजाम होगा इस फैसले का, एक पल के लिए भी नहीं सोचा उसने। और आप कहती हैं मैं उसे माफ़ कर दूँ? आप माँ हैं, माफ़ कर सकती हैं अपने बेटे को, मगर मेरा इतना सर्फ नहीं है कि मैं उसे माफ़ कर सकूँ। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। मैं आपसे इस लहजे में बात नहीं करना चाहती थी,
मगर मैं हालात के हाथों मजबूर हो चुकी हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दें आप। वो उनके सामने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली। नहीं बेटा, तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैं जानती हूँ मेरा बेटा गलत है, मगर जैसा तुम उसको समझ रही हो वैसा नहीं है वो। कुछ सच्चाइयाँ ऐसी भी हैं उसकी जो तुम नहीं जानती। जब जान लोगी तो माफ़ कर दोगी उसे। उसका तरीका गलत था, मगर उसने ये निकाह तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ दिलाने के लिए किया है। तहफ़्फ़ुज़? ज़रतुशा ने उनका बोला लफ्ज़ दोहराया। हाँ बेटा, तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, वरना वो कभी ऐसा कदम नहीं उठाता। अम्मी, भाई की कॉल है। हिना अचानक वहीं आई तो ज़रतुशा अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। बैग उठाने लगी तो मैसेज टोन बजी। ये कमरे के दाएं साइड पर जो पर्दा है उसे हटाओ तो एक दरवाज़ा है। उस दरवाजे के साथ एक बक्स रैंक है। उसकी तीसरी लाइन की बुक नंबर 7 उठाओ तो उस कमरे का दरवाज़ा खुल जाएगा। मेरे बारे में जो भी गुमान तुम्हारे दिल में हैं उन सब के जवाब हैं उस कमरे में। अच्छी तरह देख लो, उसके बाद तुम समझ जाओगी कि मैंने ये निकाह क्यों किया है। समीर का मैसेज पढ़ते ही ज़रतुशा दाएं तरफ लगे उस पर्दे की तरफ बढ़ी। पर्दा हटाया तो वाकई वहाँ एक दरवाज़ा था। ये दरवाज़ा इस तरह से डिज़ाइन किया गया था जैसे दीवार ही का हिस्सा हो। गौर से देखने पर ज़रतुशा को वो दरवाज़ा नज़र आ ही गया। अब उसने बुक रैंक की तरफ हाथ बढ़ाया और तीसरी लाइन की 7वीं किताब उठाई तो वो दरवाज़ा खुल गया। वो हैरत और बेयकीनी से अंदर की तरफ बढ़ी। कमरे में अंधेरा था, मगर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई कमरे की लाइट जल गई और दरवाज़ा बंद हो गया। ज़रतुशा वापस दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर उसे कोई हैंडल नज़र ही ना आया। आखिर उसकी नज़र बुक रैंक की तरफ पड़ी। उसने फिर से वही बुक उठाई। दरवाज़ा खुल गया, मगर कमरे की लाइट बंद हो गई। जैसे ही उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद किया तो लाइट फिर से रोशन हो गई। वो समझ गई कि दरवाज़ा बंद होने पर ही इस कमरे की लाइट जलती है। ज़रतुशा पलटकर आगे की तरफ बढ़ी। ये कमरा काफ़ी बड़ा था, मगर ज़रतुशा को ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था जिससे उसे कुछ हासिल हो सके। आखिर उसकी नज़र दीवारों पर पड़ी तो दंग रह गई। ये नहीं हो सकता, ये कैसे मुमकिन है? वो बेयकीनी से हर दीवार को देखती रह गई। फिर उसकी नज़र दीवार टेबल पर रखे उस एल्बम पर पड़ी जो कल रात समीर ने उसके हाथ से छीन लिया था, ऐसे जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। ज़रतुशा एल्बम खोलकर एक एक तस्वीर को खोलती चली गई। हर तस्वीर उसे हैरानगी के समुद्र में धकेलती चली गई। वो तेज़ी से एल्बम बंद करते हुए कमरे से बाहर निकल गई और अपना फ़ोन उठाकर समीर का नंबर मिलाने लगी। समीर का नंबर बंद था और एक मैसेज और आया था उसका। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना ज़रतुशा, मेरा तरीका गलत था, मगर मोहब्बत नहीं। तुम ड्राइवर के साथ यूनिवर्सिटी चली जाओ। आज के बाद तुम्हारे साथ रास्ते में नहीं आऊँगा जब तक तुम नहीं चाहोगी। जब तक तुम मेरा मैसेज पढ़ोगी मेरा नंबर उस वक्त बंद होगा। हो सकता है जल्दी नंबर ऑन ना हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें भूल चुका हूँ। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करना। तुम्हारा समीर। साथ एक दिल वाला इमोजी था। ज़रतुशा को पता ही नहीं चला कि वो कब आंसू उसके गाल भगोने लगे। फ़ोन बेड पर फेंक कर वो गिरने के अंदाज में बैठ गई। ये सब क्या हो गया है मेरे साथ? आखिर मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया? क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हैं? हिना की बात पर ज़रतुशा चौंक कर उठ खड़ी हुई और आंसू साफ करने लगी। कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही घर वालों की याद आ रही थी और कुछ नहीं। घर वालों की या फिर घर वाले की? मेरा ख्याल है आपको भाई की याद सता रही है। फिक्र मत करें, वो जल्दी वापस आ जाएंगे। वो ऐसे ही हैं, कब आते हैं और कब चले जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। मेरा दिल चाह रहा था कि आप कुछ दिन और रुकें हमारे साथ, मगर भाई का हुक्म है कि आप आज ही यूनिवर्सिटी चले जाएं। भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे। पिछले 1 महीने से जब भी घर आते थे बस अम्मी से आप ही का जिक्र करते रहते थे, मगर उन्होंने अचानक ये निकाह कर लिया। वो आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे, सब कुछ बताना चाहते थे, मगर मौका ही नहीं मिल सका। इसीलिए भाई ने मुझसे वो एल्बम इस कमरे में रखने को कहा ताकि आप खुद ही सब जान लें। तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है, मगर शायद मैं उसकी मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ, तभी तो उसे पहचान नहीं सकी। वो दिल ही दिल में सोचती मुस्कुराकर अपना बैग और फ़ोन उठाए बाहर की तरफ बढ़ी। हिना भी उसके साथ चलती गई। सामने समीर की अम्मी खड़ी मुस्कुरा दी और ज़रतुशा को गले से लगा लिया। जाओ मेरी बेटी खैरियत से। उम्मीद है जल्दी सारी गलतफहमियाँ
दूर हो जाएंगी तुम्हारे दिल से। न जाने क्यों ज़रतुशा उनके इस कदर नरम रवैये पर उनसे लपक कर आंसू बहाने लगी। अम्मी अब छोड़ भी दें, जाने दें भाभी को, उन्हें देर हो रही है। भाभी गाड़ी आपका इंतज़ार कर रही है। हिना ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो मुस्कुराकर उनसे अलग हुई और हिना के गले लगते हुए बाहर की तरफ बढ़ी। लेकिन जब उसकी नज़र समीर की जीप पर पड़ी तो बेसाख्ता कदम जीप की तरफ बढ़ा दिए। एक नज़र जीप पर डाली, ड्राइविंग सीट पर नज़र हटते ही समीर का चेहरा आंखों से गुजरा। स्टीयरिंग व्हील को छूते हुए बेबसी से गाड़ी की तरफ बढ़ गई। गाड़ी में बैठी तो गाड़ी स्टार्ट हुई। गाड़ी गेट से बाहर निकलते ही कच्चे रास्ते पर चल पड़ी। एक एक मिनट ज़रतुशा के लिए भारी हो रहा था। कल जो रास्ता उसे बहुत भला लग रहा था, आज वही राहें उसे किसी की कमी का एहसास दिला रही थीं। तू रहे साथ हट पर, बस इतनी आरज़ू है, दिल करे बस तेरी आरज़ू। अब कहाँ ये मेरे साथ है, बस कहे तुम दिल में धड़कन बनकर। ये धड़कन अब जो रुके, तेरे हाथों में हाथ हो। तू रहे हर पल साथ, बस इतनी आरज़ू है। आंसू थे कि थम ही नहीं रहे थे। ज़रतुशा खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। काश कल रात मैं तुम्हारी बात सुन लेती समीर। किस मुंह से माफ़ी मांगूंगी मैं तुमसे। तुमने जो एहसान मुझ पर किया है, कैसे उसका बदला चुकाऊंगी मैं। वो शर्मिंदगी के दलदल में धंसती चली गई। बहुत बुरा भला बोल दिया तुम्हें, मगर तुम तो मेरे मुहाफ़िज़ बनकर आए, मेरी हिफाजत की, अपने ही रिश्तों के पीछे छुपी साजिशों से बचाया मुझे। मगर मैं कैसे नहीं पहचान सकी उनकी साजिशों को। कैसे करूँगी अब मैं हालात का मुकाबला। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है समीर, जल्दी वापस आ जाओ। मगर मैं तो यही हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे दिल में धड़कन बनकर। इस आवाज़ पर ज़रतुशा ने अपने इर्द गिर्द देखा तो समीर नहीं था, बस ड्राइवर ही था जो चुपचाप गाड़ी चलाने में मसरूफ़ था। उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो भरोसेमंद था। बस यही वजह थी कि ज़रतुशा मुतमईन होकर सफ़र कर रही थी। गाड़ी हॉस्टल के गेट के पास रुकी तो ज़रतुशा अपना बैग उठाए गाड़ी से बाहर निकलकर गेट से अंदर दाखिल हो गई। वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोल कर अंदर चली गई। वो तीनों अभी यूनिवर्सिटी से नहीं आई थी। ज़रतुशा दरवाज़ा बंद करते हुए बेड पर लेटकर आंखें बंद कर गई। रोने की वजह से सर में बहुत दर्द था और थकावट की वजह से कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। दरवाज़ा नॉक होने पर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो तीनों दरवाजे के बाहर खड़ी थी। ज़रतुशा को देखते ही उनके चेहरे पर खुशी की मुस्कान फैल गई। ज़रतुशा भी फीका सा मुस्कुरा दी और बारी बारी उन सब से गले मिलकर आंसू बहाने लगी। अरे ज़रतुशा, रो क्यों रही हो तुम यार? तुमने खुद ही तो कहा था जो मर्द सच्ची मोहब्बत करता है वो निकाह करता है, तो फिर ये रोना धोना क्यों? आफिया ने ज़रतुशा को उसी के बोले हुए अल्फाज याद करवाए। ज़रतुशा ने बस मुस्कुराने पर इत्तफाक किया। कैसे लगे तुम्हें समीर के घर वाले? अब सवाल नीलम ने किया था। उनका रवैया तो ठीक था तुम्हारे साथ। हाँ, सब बहुत अच्छे हैं। समीर की छोटी बहन है हिना, वो दिल की बहुत अच्छी है। उसके माँ बाप बहुत अच्छे हैं। मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं किसी गैर के घर में हूँ। वो सब मुझे अपने से ही लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपने घर में हूँ। और समीर, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? नाज़िया अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए बोली। समीर, ज़रतुशा सोच में पड़ गई। क्या मुझे इन तीनों को सच बता देना चाहिए? नहीं, अभी नहीं, सही वक्त आने पर सब बता दूंगी। समीर वैसा ही लगता है मुझे जैसा पहले लगता था, बदतमीज़ इंसान। वो अपने घर जाकर बदल थोड़ी जाएगा। जैसे यहाँ रहता है वैसा ही वहाँ। चलो तुम लोग छोड़ो ये सब, लंच करने चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं फ़्रेश होकर आती हूँ, तुम तीनों भी फ़्रेश होकर आ जाओ। ठीक है। वो तीनों कमरे से बाहर निकल गईं। वो तीनों कुछ देर बाद एक होटल में पहुँच गईं। खाना खा रही थी कि अचानक बासित वहाँ आ गया। अरे ज़रतुशा, तुम कब वापस आई घर से? उसके अचानक सामने आने पर ज़रतुशा घबरा गई। उन तीनों की तरफ देखने लगी। वो ज़रतुशा के लिए बोलना मुश्किल हो रहा था। ये कल आ गई थी मगर तबीयत ख़राब होने की वजह से आज यूनिवर्सिटी नहीं आ सकी। तुम्हें इससे मतलब? नाज़िया गुस्से से बोली। जानते हो ना तुम ये कौन है? अब ज़रतुशा से दूर ही रहो तुम। इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर समीर को पता चला तुम्हारी इस हरकत का तो उसके गुस्से से तुम वाकिफ़ हो ना? हाँ, वाकिफ़ हूँ। मैं जा रहा हूँ, मैं तो बस पूछ रहा था। वो एक गुस्से बड़ी नज़र नाज़िया पर गाड़ी वहाँ से चला गया और वो तीनों मुतमईन सी खाना खाने लगी। छोड़ो तुम इसको नाज़िया, क्यों इससे बहस में पड़ती हो? ये तो है ही बदतमीज़। तुम चुपचाप खाना खाओ। आफिया बोली तो नाज़िया गुस्से को कंट्रोल करती हुई खाना खाने में मसरूफ़ हो गई। खाना खाने के बाद चारों हॉस्टल की तरफ बढ़ गईं।
दर्शा तुम्हारी असाइनमेंट का क्या बना? नीलम के सवाल पर दर्शा के चेहरे पर परेशानी छा गई। असाइनमेंट तो बना ही नहीं सकी मैं, अब क्या करूं? तुम फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारी मदद करवा देंगे, सुबह तक तैयार हो जाएगी। ठीक है। दर्शा मुस्कुरा दी। वो सब भी मुस्कुरा दी और सब असाइनमेंट बनाने में मसरूफ़ हो गई। असाइनमेंट मुकम्मल हुई तो वो तीनों अपने अपने कमरों में चली गईं। दर्शा भी दरवाज़ा बंद करती हुई सोने के लिए लेट गई, मगर फिर फ़ोन उठाकर समीर का नंबर मिलाया, नंबर बंद था। वो गहरी सांस लेते हुए आंख मूंद गई। अगली सुबह वो चारों खुशी खुशी यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ी तो गेट के बाहर का मंजर देखकर उन सबको चेहरों पर हैरानगी छा गई। खिज़र लाला, बस दर्शा इतना ही बोल सकी। वो दोनों भाई गुस्से से दर्शा की तरफ उनको गुस्से से अपनी तरफ बढ़ते देख दर्शा के हाथ पांव कांपने लगे। लाला, आप दोनों इतनी सुबह सुबह यहाँ, सब खैरियत है? जब बहन की गैरत मर जाए तो भाइयों की नींद मर जाती है। बशर दर्शा पर नज़रें गाड़े बोला। दर्शा को अपने पैरों तले ज़मीन सिरकती हुई महसूस हुई। क्या मतलब? वो बस इतना ही बोल सकी। खिज़र ने आगे बढ़कर एक ज़ोरदार तमाचा दर्शा के गाल पर मारा। उसके कदम लड़खड़ाए। वो नाजुक सी लड़की ये थप्पड़ बर्दाश्त न कर सकी और उसके हाथ से किताबें गिर गईं। वो तीनों आगे बढ़ीं, दर्शा को सहारा दिया, मगर बशर उसका बाजू खींचते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर धकेला और दरवाज़ा बंद कर दिया। कहाँ है वो लड़का? खिज़र गुस्से से बोला। कौन लड़का? नीलम घबराती हुई बोली। वही जिसके साथ तुम हमारे घर आई थी। मुझे अभी वो लड़का चाहिए। इन दोनों को एक साथ ज़िंदा गाड़ूंगा मैं। उसे बचाने की कोशिश मत करना तुम लोग, वरना अच्छा नहीं होगा। वो अभी यहाँ नहीं है, लेकिन आप अपनी बहन के साथ ठीक नहीं कर रहे। बेहतर यही होगा कि आप उसे यहीं छोड़ दें, वरना समीर आप दोनों को नहीं छोड़ेगा। दर्शा पर अगर एक आँच भी आई तो इसका अंजाम बुरा होगा। नाजिया गुस्से से फट पड़ी। अगर वो इतना ही बहादुर है तो अभी बुलाओ उसे। बशर भी उसी के अंदाज में चिल्लाया। अभी वो यहाँ नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आपके सामने होगा। तो ठीक है, उसे कहना कि हो सके तो आकर बचा ले अपनी महबूबा को और तैयार हो जाए मरने के लिए। इन दोनों को एक साथ ही फांसी पर लटकाऊंगा। खिज़र गुस्से से बोलते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ा। वो दोनों गाड़ी में बैठकर गाड़ी वहाँ से तेज़ी से भगाकर ले गए। ये क्या कहा तुमने नाजिया? ऐसा नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें। इस तरह तो दर्शा के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी। कुछ नहीं होगा, तुम दोनों फिक्र मत करो। हमें समीर को कॉल करनी चाहिए। नीलम ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला। मुझे नंबर दो समीर का। नाजिया ने फ़ोन निकाल कर समीर का नंबर डायल किया, मगर वो बंद था। वो दोनों मुसलसल फ़ोन कर रही थी, मगर कोई फ़ायदा नहीं। समीर का नंबर बंद था। अब क्या करें हम? वो दोनों परेशान थी, मगर नाजिया बहुत मुतमईन सी थी। तुम दोनों फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो हम वापस चलती हैं हॉस्टल। मेरा पढ़ने का बिल्कुल जी नहीं चाह रहा। नाजिया के वापस पलटने पर वो दोनों भी हॉस्टल वापस चली गईं। मैं जानती थी ये वक्त आएगा, मगर इतनी जल्दी आएगा ये नहीं सोचा था। दर्शा की सिसकियाँ गाड़ी में गूंज रही थी, मगर उन दोनों भाइयों ने पलटकर अपनी बहन की तरफ नहीं देखा। वो बहन जिसने हमेशा अपने भाइयों की बात मानी थी और आज बेकसूर होते हुए भी वो उसे कसूरवार समझ रहे थे। ये सब कुछ किसने किया? कैसे पता चला लाला को ये सब? दर्शा के लिए ये बात हैरान कुन थी। याद आया वो बासित था जो यूनिवर्सिटी के गेट के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। नहीं, ये तुमने ठीक नहीं किया बासित, तुम पछताओगे। समीर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो धीरे धीरे में सोचती आंसू बहाने लगी। आखिर कब तक झूठ बोलते रहोगे तुम? बेहतर यही है कि तुम सच बोलकर खुद को इस अजाब से निजात दिला दो। जितनी देर तुम लगाओगे सज़ा उतनी ही बढ़ती जाएगी। ये एक बंद कमरे का मंजर है जहाँ 4 नौजवान चेहरों पर मास्क लगाए एक कुर्सी के इर्द गिर्द खड़े हैं। इस कुर्सी पर एक नौजवान लड़का बंधा है। वो चारों उसके गिर्द घेरा तंग किए हुए हैं, मगर वो लड़का मुंह खोलने को तैयार ही नहीं है। तभी एक लड़की अंदर दाखिल होती है। वो भी चेहरे पर मास्क लगाए हुए है। एक बुरी खबर है। वो इन चारों में से एक की तरफ बढ़ती है। उसके करीब रुकते हुए बोली, बताना मेरा फ़र्ज़ था, बाकी जो तुम्हें अच्छा लगे। जिस पर दूसरा नौजवान अजीब नज़र से उसकी तरफ देखता है और उसे बाजू से खींचते हुए सबसे दूर ले जाता है। शायद तुम भूल रही हो कि हम यहाँ किस लिए हैं। ये फजूल की बातें छोड़ो और काम करो। मैं जानती हूँ हम यहाँ किस लिए हैं, मगर ये बात बहुत ज़रूरी है। क्या इस काम से भी ज़्यादा ज़रूरी है? हम सब यहाँ दिन रात इसी काम में लगे हुए हैं, मगर तुम्हारा ध्यान कहीं और है। बेहतर यही होगा कि वो सब भूल जाओ और अपने काम पर ध्यान दो।
ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। वो हाथ ऊपर उठाए कमरे से बाहर निकल गई। आज रात हमें किसी भी हाल में इसका मुंह खुलवाना ही होगा और इसके बाकी साथियों को पकड़ना होगा। अगर आज रात भी ये काम ना हो सका तो कल तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे। जो भी करना है आज ही करो। वो अपने साथियों पर गुस्सा निकालते हुए कमरे से बाहर निकल गया। वो लड़का जिससे उस लड़की ने बात की थी वो सोच में पड़ चुका था, मगर उस वक़्त वो अपने काम से ध्यान नहीं हटाना चाहता था। फिर से सवाल जवाब शुरू कर दिए उसने। बताओ कौन है तुम्हारा बॉस? बताओ मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे नहीं पता वो लोग कौन हैं। वो लोग कभी सामने आए ही नहीं। हमारा उनसे बस फ़ोन पर ही रब्ता होता था। वही नंबर, जवाब बंद है। बस कर दो अब। वो गुस्से से चिल्लाया। उसका गिरबान थाम कर गर्राया। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मुझे आज रात ही ये काम ख़त्म करना है, समझे तुम? छोड़ दो इसे। मारोगे क्या? दूसरे लड़के ने उसका गिरबान आज़ाद करवाया। ये बता देगा सब कुछ, बस थोड़ा प्यार से बात करते हैं ना। उसने दूसरे लड़के की तरफ इशारा किया और वो बिजली की तार लिए वहाँ आया। वो तार उसने लड़के के हाथ पर रखी। उसे करंट का शदीद झटका सा लगा। वो सड़ता पाँव काम कर रह गया। सच बताना चाहोगे या मरना पसंद करोगे? वो फिर से उसकी तरफ बढ़ा। मैंने बता दिया मैं जो कुछ जानता था। मेरे फ़ोन में वो नंबर है। आप उसका पता क्यों नहीं ढूंढ लेते? वो तो हम ढूंढ लेंगे, मगर इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा। तुम बता दो तो काम जल्दी हो जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं उसे नहीं जानता वो कौन है। बस फ़ोन पर ही बात हुई थी हमारी। तुम ठीक है, याद करने की कोशिश करो उसकी आवाज़। कभी कॉल रिकॉर्ड नहीं की तुमने? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। आप लोग उसे क्यों नहीं पकड़ लेते? वो तो सब जानता होगा। उसे तो हम पकड़ ही लेंगे और तुम्हें भी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मुझे पता चला कि तुम ये सब पहले से ही जानते थे तो अच्छा नहीं होगा। वो तीनों आपस में बातें करने में मसरूफ़ हो गए। ये सब क्या था? तुम किस काम में मसरूफ़ हो चुकी हो? इसमें गलत भी क्या है? मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। उसकी ज़िंदगी ख़तरे में है। उसकी ज़िंदगी का कुछ सच है जो आप नहीं जानते। मैं नहीं जानता? जैसे उसे यकीन ना हो उसकी बात पर। ऐसा क्यों नहीं करती? तुम ये काम छोड़ दो और उस काम पर लग जाओ। हम यहाँ अपने काम से हैं, किसी की ज़िंदगी की उलझनें सुलझाने के लिए नहीं। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। वो बेयकीनी से देखती अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। समीर अभी यूनिवर्सिटी वापस आया था। उसे जरतशा और उसकी कोई भी दोस्त नज़र नहीं आई यूनिवर्सिटी में। आखिरकार उसने फ़ोन निकाला और जरतशा का नंबर मिलाया। फ़ोन की आवाज़ पर बशर ने चौंक कर जरतशा की तरफ देखा। स्क्रीन पर समीर का नाम जगमगाता देखकर जरतशा की आंखों में रोशनी सी चमक उठी। उससे पहले कि वो कॉल पिक करती, बशर तेज़ी से पलटा और उसके हाथ से फ़ोन खींचकर गाड़ी से बाहर फेंक दिया। जरतशा बस देखती ही रह गई। लाला, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। चुप। इससे पहले कि जरतशा मज़ीद बोलती, बशर चिल्ला उठा। खबरदार, जो एक लफ्ज़ भी बोली तुम। बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानियाँ। हमारी ही गलती थी जो तुम पर भरोसा कर लिया और तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया, बस इसलिए कि तुम्हारी पढ़ने की ख्वाहिश अधूरी ना रह जाए, तुम्हें माँ बाप की कमी महसूस ना हो। मगर तुमने हमारी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। हमें नहीं पता था कि तुम्हारी ये ख्वाहिश हमारा इज़्ज़त का जनाजा निकाल देगी। वो तो भला हो बासित का, जिसने हमें तुम्हारे काले कारनामों का बता दिया। वक्त पर पहुँच के हम, वरना हो सकता था कि हम किसी को भी मुँह दिखाने लायक ना रहते। जब बासित ने बताया कि तुम सारी रात हॉस्टल से गायब थी तो दिल चाह रहा था कि ये सब सुनने से पहले हम मर जाते। दिल तो चाहता है कि अभी ख़त्म कर दो तुम्हें, मगर नहीं, तुम दोनों की लाशें एक साथ ही बिछाएंगे हम। तुमने निकाह कर लिया है मगर अपने सारे रिश्ते खो दिए हैं। तुम्हारा अंजाम इतना भयानक होगा कि आइंदा कोई भी लड़की माँ बाप की इज़्ज़त पर दाग लगाने से पहले 1000 बार सोचेगी और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए एक इबरत होगी। जरतशा चुपचाप आंसू बहाने लगी और वो जानती थी कि उसकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। बेकसूर होते हुए भी वो कसूरवार बन चुकी थी। भाभीयों का रवैया तो पहले ही उसके साथ ठीक नहीं था, अब तो पता नहीं क्या करेंगी। जरतशा के लिए आने वाला हर पल किसी पहाड़ से कम नहीं था। समीर ने नाज़िया का नंबर डायल किया। वो कॉल पिक करते ही समीर पर तप गई। कहाँ मसरूफ़ थे तुम? सुबह से कितनी कॉल्स की हैं हमने तुम्हें, नंबर क्यों बंद था तुम्हारा? तुम जानते भी हो क्या हुआ है? जरतशा पर क्या क़यामत गुजरी है? अब बस बेहनियाँ ही बुझाती रहोगी या कुछ बताओगी भी? समीर ने उसे टोका तो वो खामोश हुई। जरतशा के भाई आए थे सुबह यूनिवर्सिटी और उससे ले गए। तुम्हारा पूछ रहे थे और कह रहे थे कि वो तुम्हें और जरतशा को जान से मार डालेंगे। पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो दोनों। बहुत गुस्से में थे। नाज़िया ने उसे
सुबह होने वाले सारे वाक़े का बता दिया। प्लीज़ समीर कुछ करो, ज़रतशा की जान खतरे में है। लेकिन ये सब हुआ कैसे, मेरा मतलब उनको पता कैसे चला? ज़ाहिर सी बात है बासित ने बताया होगा। जब ज़रतशा के भाई उसे लेके जा रहे थे उस वक़्त वो यूनिवर्सिटी के गेट के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। मुझे पूरा यकीन है उसी ने किया है ये सब। समीर के हाथों की रगें गुस्से से तन गई। वो फ़ोन बंद करते हुए हॉस्टल की तरफ बढ़ा। उसका रुख बासित के कमरे की तरफ था। वो पुरसकून सा अपने कमरे में बैठा था कि समीर बिना नॉक किए उसके कमरे में दाखिल हो गया। बासित साकत सा उसे अपनी तरफ बढ़ते देखने लगा। समीर उसे गिरबान से खींचते हुए कमरे से बाहर ले गया और आओ देखा ना था उसे मारना शुरू कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? आज तुम्हें जान से मार दूंगा मैं। समीर गुस्से से बेकाबू हो चुका था। फैज़ल और नवीद भी वहाँ आ गए और बहुत मुश्किल से समीर को बासित से अलग किया। समीर किसी भी सूरत आज उसे बख्शने वाला नहीं था। आज मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी को चोट पहुँचाने की? हाँ बताया है मैंने ज़रतशा के भाइयों को। क्या कर लोगे तुम? बासित खुद को संभालते हुए चिल्लाया। बस बहुत हो गया तुम दोनों का ये ड्रामा। अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तुमने उसे निकाह कर लिया, मैंने बर्दाश्त किया। तुम उसके घर पहुंच गए, सारी रात उसके कमरे में गुजारी, फिर उसको साथ लेकर पूरी रात तुम गायब रहे। बस ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बुला लिया उसके भाइयों को फ़ोन करके। अब बस तुम अपनी खैर मनाओ। ज़रतशा का काम तो तमाम हो चुका होगा अब तक। तुम्हारी खातिर उसने मुझ पर हाथ उठाया, सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा। अब देखना उसका इंजाम। और तुम जो बड़े गैरतमंद बने फिरते हो उसके साथ रातें गुजार ली, अब मज़ा भी तो चखना पड़ेगा ना। अब जो 2 रातें साथ गुजारी हैं इंजाम तो भुगतना पड़ेगा। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? समीर फिर से उसकी तरफ बढ़ा और उसके चेहरे पर थप्पड़ों और मुक्कों की बरसात कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के किरदार पर कीचड़ उछालने की? वो कल भी पकीज़ा थी और आज भी पकीज़ा है। तुमने सोच भी कैसे दिया ज़रतशा के बारे में ऐसा? वो तुम्हें अपना भाई समझती रही और तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा मैं। समीर ने उसका सर दीवार में दे मारा जिससे उसके सर से खून बहने लगा और बेहोश होकर गिर गया। सारे बॉयज़ अपने कमरों से निकल कर ये मंजर देख रहे थे मगर किसी की भी आगे बढ़कर हिम्मत नहीं हुई थी। बासित बेहोश हुआ तो फैसल और नवीद तेज़ी से उसकी तरफ बढ़े और उसे सहारा देकर गाड़ी में लटा दिया और गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा दी। समीर ने एक ज़ोरदार मुक्का दीवार में दे मारा जिसकी वजह से उसके हाथ पर ज़ख्म हो गया मगर उसे परवाह नहीं थी। उस वक़्त उसे बस ज़रतशा की फ़िक्र थी। खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था वो। नहीं ज़रतशा तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं आ रहा हूँ मैं। वो तेज़ी से अपनी जीप की तरफ बढ़ा। तुम बिन जीना है मुश्किल, दिल अब तेरे सहारे, रुकने लगी है धड़कन, रख हाथ दिल पर, थम जाए ये धड़कन, नहीं बस में हमारे, बस चाहे तेरा साथ, बस दिल तुझको पुकारे, हो तुम इस मर्ज़े इश्क की दवा, तुम बिन जीना मुश्किल है दिल अब तेरे सहारे। गाड़ी घर के अंदर दाखिल हुई तो हार्न की आवाज़ से दोनों बहनें भी वहाँ आ पहुँची। खिज़र की बीवी ने आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर ज़रतशा को का बाजू दबोच कर उसे गाड़ी से बाहर निकाला। ये क्या कर दिया तुमने? निकाल आई हमारी इज़्ज़त का जनाजा। वो दोनों बारी बारी ज़रतशा पर थप्पड़ों की बरसात करती चली गईं। ज़रतशा के होंठ से खून रसने लगा मगर यहाँ किसे परवाह थी। वो दोनों बहनें थप्पड़ों की बरसात करती चली गईं और साथ ही साथ उसके बेदाग किरदार पर बदचलन का दब्बा थोपती चली गईं। बदचलन, बेहया, बेशर्म, न जाने किन की नवाज से नवाजती रहीं। वो बुरका में तेरा यार आया था, तूने बुलाया था उसे। एक अलमोई, तुझे ज़रा शर्म नहीं आई? सारी रात तूने उसके साथ गुजारी, फिर भी तेरा जी नहीं भरा तो तू उसके साथ फ़रार हो गई एक रात के लिए। भाइयों की इज़्ज़त का ज़रा ख्याल नहीं आया तुम्हें? बोल, अब बोलती क्यों नहीं? ज़बान पर ताला लगा रखा है क्या? ये दिन देखने के लिए भेजा था तुझे पढ़ने? अगर यही कुछ दिखाना था तो हमें जहर का प्याला देकर मार डालती। तेरा ये काला मुँह देखने से पहले हम सब मर क्यों नहीं गए? जब वो दोनों मार मार कर थक गई तो ज़रतशा को बाजू से खींचती हुई उसके कमरे में फेंक कर बाहर से ताला लगा दिया। ज़रतशा ने एक नज़र खामोश तमाशाई बने अपने भाइयों को देखा मगर वो आगे नहीं बढ़े और ना ही ज़रतशा को अपनी बीवियों से बचाने की कोशिश की। वो चंद लम्हे बंद दरवाजे को तकती रही, बेबस सी बैठी खुद को हारी हुई समझ रही थी। न जाने आंसू कब से गायब हो रहे थे। वो अपनी जगह से हिल भी ना सकी। बेबसी में फर्श को तकती रही। समीर तुम आओगे, मुझे तुम पर भरोसा है। बस इतनी सी इल्तिजा है कि मेरी सांसें टूटने से पहले तुम वहाँ जाओ। मेरी आखिरी सांस तक मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। इश्क की राह चले तो भटक गए, इश्क में जो बिछड़े तो भटक गए। इश्क आँखों से उतरा
दिल के रास्ते चले तो भटक गए। बताओ कौन कौन है और तुम्हारे साथ? वो फिर से एक दूसरे शख्स को रस्सियों में जकड़े चिल्ला रहा था। उसके सर पर पानी की बाल्टी उलटकर उसे जगाया गया था। वो फटी सी निगाहों से मास्क के पीछे छुपे चेहरों को पहचानने की कोशिश कर रहा था। कौन हो तुम लोग और क्यों लाए हो मुझे यहाँ? वो शख्स अपने बंधे हुए हाथ पैर देखकर गुस्से से चिल्लाया। तुम्हारा खेल अब ख़त्म हो चुका है। ये बताओ सारा माल किधर है और कौन कौन शामिल है तुम्हारे साथ इस काम में? वो सारी लड़कियाँ रातों रात कहाँ गायब हो गई? मुझे उन सब सवालों के जवाब चाहिए। आप बैठ जाएं, मैं बात करके देखती हूँ। वो लड़की आगे बढ़ी और उसके सामने फ़ोन लहराया और चंद तस्वीरें स्क्रीन पर रोशन हुई। बताओ इस गैंग में और कौन कौन शामिल है तुम्हारे साथ? हमें आज रात ही उन तक रसाई चाहिए वरना तुम्हारा इंतजाम अच्छा नहीं होगा। ये ज़रा ठंडा पानी ला दे मुझे कोई। उसके कहने पर एक लड़का फुर्ती से फ्रिज की तरफ बढ़ा और ठंडे पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाई। दूसरे लड़के ने आगे बढ़कर उस शख्स के मुंह और नाक पर कपड़ा रखा और उस लड़की ने उसके मुंह पर पानी लाना शुरू कर दिया। वो बुरी तरह हाथ पैर मारने लगा और उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। काफ़ी है, यह मज़ीद सख्ती आजमानी पड़ेगी हमें। वो प्रोफेशनल अंदाज में बोली। तुम लोग चाहे जो मर्ज़ी कर लो, मैं सच नहीं बताने वाला। वो भी हार मानने वाला नहीं था। बुरी तरह से हाँफ रहा था मगर सच बताने को तैयार नहीं था। तुम्हारा तो बाप भी मानेगा आज। चौथा लड़का तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा और उसके बाल दबोचते हुए उसके मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी मगर वो मुंह खोलने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार वो पहला शख्स आगे बढ़ा और उसे मज़ीद मारने से रोक दिया। दोपहर से शाम हो चुकी थी मगर जर्टिशा के कमरे में कोई नहीं आया। उसे लावारिसों की तरह कमरे में फेंक दिया गया था। किसी ने पानी का एक घूंट तक नहीं दिया किसी ने। वो सुबह बिना नाश्ता किए ही यूनिवर्सिटी जा रही थी इस गर्ज से कि वहाँ जाकर नाश्ता कर लेगी मगर ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सका। वो बमुश्किल अपने बेजान वजूद को संभालती हुई साइड टेबल तक पहुँची। जब से बमुश्किल एक गिलास पानी निकला, जर्टिशा ने पानी पिया और बेड पर गिर सी गई। उसका पेट तो मार खा कर ही भर चुका था। कभी उसकी आँख लग गई तो उसे पता ही न चला। रात के किसी पहर जर्टिशा को अपने सर पर किसी लम्स का एहसास सा हुआ। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। कौन है? जर्टिशा मैं हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन की टार्च रोशन हुई और समीर का चेहरा जर्टिशा की आंखों में जगमगाने लगा। समीर तुम आ गए? वो जल्दी से समीर के गले लगकर आंसू बहाने लगी। समीर को जर्टिशा से इस हरकत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए जर्टिशा के गिर्द बाहें फैला दी। उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। जर्टिशा मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। उसका चेहरा दोनों हाथों में लिए बोला। समीर मुझे छोड़कर मत जाना, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। लाला ने आज पहली दफ़ा मुझ पर हाथ उठाया और दोनों भाभियों ने मिलकर मुझे बहुत मारा। ये देखो समीर, ये निशान देखो। वो किसी बच्चे की तरह घबराई हुई आवाज़ में आंसू बहाती हुई बोल रही थी। समीर ने उसे खुद में भींच दिया। चुप, बिल्कुल चुप। जर्टिशा मैं हूँ तुम्हारे साथ।